तो आज का टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी में, ठीक है, जो मेन चैप्टर का नाम है वो सेल बायोलॉजी है। सब टॉपिक हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिया है और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए और ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नीट के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं या फ्यूचर में नीट के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सिंपली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आप लोगों के, हम लोग यूकैरियोटिक सेल डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी हमने सेल वॉल डिस्कस किया हुआ है। सेल वॉल से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर होते हैं लाइक प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, पिट्स हो गया, मिडिल लैमेला हो गया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जब सेल वॉल के आप अंदर आते हैं तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। तो फिलहाल एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और यहाँ पे आप ये जान लीजिए सबसे पहले कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आने के लिए सेल ऑर्गेनल्स को कौन कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं। इसमें देखिए दो क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो इसमें मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेंगे, इसलिए एंडो है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें मेम्ब्रेन होना चाहिए, उस सेल ऑर्गेनल में या कोशिकांग में मेम्ब्रेन होना चाहिए। और साथ ही साथ में उन सभी कोशिकांग का जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन्वॉल्व हैं या सम्मिलित हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, इन सभी सेल ऑर्गेनल का जो फंक्शन है आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। कहना चाहिए कि आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं तो उनको हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहलाएंगे। तो बहुत सिंपली दो इंपॉर्टेंट बातें, एक तो उसमें मेम्ब्रेन होना चाहिए और दूसरा उनके फंक्शन जो है आपस में कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। हिंदी में बोला जाता है समन्वित होना चाहिए, एक दूसरे से लिंक होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आप लोग यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसको हिंदी में अंतःप्रदर्भ जालिका बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आ जाता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस भी कहा जाता है। फिर आता है लाइसोसोम, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है लाइसोसोम। और उसके बाद आते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो ये हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, सभी में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इनके जो फंक्शन होते हैं आगे वन बाय वन जब हम लोग डिटेल से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी या लाइसोसोम, वैक्यूल पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली पता चल जाएगा कि इनके फंक्शन जो होते हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ ताकि आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये जनरेट होता है कि कौन कौन से सेल ऑर्गेनल जो है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कौन नहीं आते हैं, तो इनके अलावा कोई अदर सेल ऑर्गेनल दिया हुआ है, लाइक जैसे क्लोरोप्लास्ट दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, राइबोसोम दिया है, तो उसको आप लोग आंसर कर सकते हैं कि भाई ये वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आता। कई बार आपसे रीज़न पूछा जाता है कि क्यों नहीं आते हैं, तो हम वो भी बात करेंगे। तो देखो सिंपल, जैसे क्या होता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग जानते होंगे दो टाइप का होता है, आगे तो आज डिस्कस करेंगे ही। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, मेनली प्रोटीन का निर्माण होता है, और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पे लिपिड का निर्माण होता है, लिपिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लिपिड और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन का काम है पर्टिकुलरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा। चलिए ये प्रोटीन और लिपिड बन गए। इसके बाद ये मॉडिफिकेशन होने के लिए ये गोल्जी बॉडी में जाते हैं, मॉडिफाइड होने के लिए प्रोटीन और लिपिड कहाँ चले जाते हैं, गोल्जी बॉडी में चले जाते हैं। मतलब इन दोनों का फंक्शन कोऑर्डिनेटेड हो गया। अब मान लीजिए जैसे कोई प्रोटीन है, गोल्जी बॉडी में जाने के बाद वो एंजाइम के रूप में मॉडिफाइड हो गया और ये एंजाइम चले जाते हैं कहाँ पे, लाइसोसोम में चले जाते हैं। मतलब अब इन तीनों का फंक्शन क्या हो गया, कोऑर्डिनेटेड हो गया। कोई प्रोटीन है, मॉडिफाइड हुआ, वो चेंज हुआ, उसका फॉर्म चेंज हो गया, अब वो एक एंजाइम की तरह कार्य करने लगा, फंक्शन करने लगा, तो वो चला गया कहाँ पे, लाइसोसोम में। आपने पढ़ा भी होगा कि लाइसोसोम में बहुत ही प्रकार के एंजाइम होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम आर फाउंड इन द लाइसोसोम। हम लोग एक एक सेल ऑर्गेनल को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। चलिए उसके बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन है, ये जो वैक्यूल है, ठीक है, ये लाइसोसोम के डाइजेशन के बाद लाइसोसोम द्वारा किसी चीज़ के डाइजेशन के बाद बनने वाला वैक्यूल है, न कि ये प्लांट सेल में पाया जाने वाला लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे या तो वैक्यूल एब्सेंट होता है,
ठीक है, या फिर बहुत ही छोटा होता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो वैक्यूल की बात हो रही है, ये एनिमल सेल के वो वैक्यूल हैं जो लाइसोसोमल डाइजेशन के बाद बने हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इन चारों सेल ऑर्गेनल्स के, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो या वैक्यूल हो, इनके फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, लिंक हैं, एक चैन की तरह है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको आई थिंक ये वाला पोर्शन अगर आपको क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग जंप करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कि माइटोकॉन्ड्रिया को लाइक जैसे पूछा जाता है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, वो भी एक की जगह दो प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सराउंडिंग में दो मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे ये देख सकते हो, ये है हमारा, इसमें ये परऑक्सीसोम लेवल छोटा सा उसके बाजू में वो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, लाइक है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होने के बाद, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होने के बाद भी इसको हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्यों नहीं रखते? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेपरेटली सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, कोशिकीय श्वसन परफॉर्म करना है, इनके साथ उसका फंक्शन कोऑर्डिनेटेड नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो, ये क्लियर हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को या क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं रखते। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? राइबोसोम। जबकि आपको पता है अच्छे से कि ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं और मेनली राइबोसोम ही प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होते हैं, है ना, प्रोटीन का संश्लेषण या सिंथेसिस राइबोसोम में होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो क्यों हम राइबोसोम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते? तो इसका आंसर क्या होगा कि राइबोसोम में मेम्ब्रेन ही नहीं होता। ठीक है, राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो भैया जिसमें मेम्ब्रेन ही नहीं है उसको आप एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कैसे रख लेंगे? तो मेरे ख्याल से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन। ठीक है, स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं, ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है। सेंटर पे आपको न्यूक्लियस दिखाई देता है। यहाँ पे न्यूक्लियस के एनवेलोप में न्यूक्लियर पोर दिखाई देते हैं आपको, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ही आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। ठीक है, आपको न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। आप इधर आ जाइए भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद गोल्जी बॉडी। ये वाला पार्ट जो है ये हमारा गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर ये जो दिख रहे हैं आपको लाइसोसोम्स दिख रहे हैं। ठीक है, लाइसोसोम्स दिख रहे हैं, ये वाले पोर्शन ब्लू कलर के जो आपको विजिबल है। और ये हमारा वैक्यूल है। अब क्योंकि ये एनिमल सेल है तो यहाँ के वैक्यूल में मैंने बताया और प्लांट सेल के वैक्यूल में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आ जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप हो गया? ठीक है, तो ये हम लोग आ गए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। इसको शॉर्ट में बोला जाता है ER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। ठीक है, तो जब यूकैरियोटिक सेल की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी की गई, देखा गया यूकैरियोटिक सेल को, तो उस सेल के साइटोप्लाज्म में कुछ स्कैटर्ड मेम्ब्रेन, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझिए कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मीनिंग क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड बिखरे हुए मेम्ब्रेन के नेटवर्क दिखाई दिए। ठीक है, जैसे किसी भी यूकैरियोटिक सेल को, जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक मैंने यूकैरियोटिक सेल बनाया, आउटर बाउंड्री अगर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि डेफिनेटली हम लोग एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल बनाया और यहाँ पे सेंटर पे जैसे मैंने न्यूक्लियस बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो बाहर की तरफ होता है मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेगा, इधर जो रहेगा साइटोप्लाज्म, उसको हम लोग एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस के पास में रहता है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्म। ठीक है, एंडोप्लाज्म, न्यूक्लियस के पास वाला साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म कहलाएगा। तो एंडोप्लाज्म में, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क या जाल। ठीक है, तो एंडोप्लाज्म में रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर, जाल जैसी संरचना एंडोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के मेनली, क्योंकि मेनली ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ही दिखाई देगा, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के, है ना, टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखा जिसको हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। इसकी फर्स्ट टाइम स्टडी, पहली बार इसका अध्ययन या स्टडी क्लॉडे ने किया था, साइंटिस्ट का नाम है, यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो शब्द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पोर्टर ने दिया था। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हैं, क्लॉडे ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था इसके बारे में, पहली बार अध्ययन किया था, और पोर्टर ने इस टर्म को दिया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को।
अब कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट वाला ना बहुत मजेदार चीज है। कभी भी कोई चीज़ पूछा जाएगा आपसे कि न्यूक्लियस सभी ऑलमोस्ट यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, कहाँ नहीं पाया जाता, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैच्योर आरबीसी आपको आंसर करना है, कहाँ नहीं पाया जाता। तो यहाँ भी आप क्या करिए, मैच्योर आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी आप जानते होंगे, रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं मिलेगा, या मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल जब एब्सेंट होने की बात आएगी कि नहीं पाया जाता, जैसे न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, गोल्जी बॉडी नहीं पाया जाता, तो कहाँ नहीं पाया जाता? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कर दीजिए आप लोग, मैच्योर आरबीसी। ध्यान रखिएगा, मैच्योर आरबीसी आपको आंसर करना है, क्योंकि आरबीसी का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है ना तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होते जाते हैं, है ना, और ये सारी चीज़ें एब्सेंट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ, ठीक है, पूरे सेल के टोटल मेम्ब्रेन का, ठीक है, तो आउटर में सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर में जो सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसके अलावा अंदर में जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है, उन सबको मिला के हम लोग टोटल मेम्ब्रेन को, टोटल सेल मेम्ब्रेन को बायो मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। मतलब ये सेल, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं यूकैरियोटिक सेल में जिनमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन और सेल के बाहर का जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उन सबको मिला के हम लोग बायो मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें से 30 to 60%, ठीक है, 30 to 60% जो होता है, ये कौन होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने बताया न्यूक्लियस के सराउंडिंग में आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, इसको कर लीजिए, ये ऐसे मान लीजिए न्यूक्लियस बनाया, तो इसके सराउंडिंग में आपको इस तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। तो पूरे बायो मेम्ब्रेन का, ठीक है, 30 to 60% जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। आपके मसल सेल्स में, मांसपेशियों में, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान रखिएगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में एंडोप्लाज्मिक, बेसिकली ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं और कैल्शियम को स्टोर करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? कैल्शियम आयन को स्टोर करते हैं। और आपको पता होगा कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, कैल्शियम बहुत आवश्यक है, और ये कैल्शियम कहाँ पे स्टोर होता है? तो आप लोग को आंसर करना है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। दिस कैल्शियम इज स्टोर इन, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है, और आवश्यकता पड़ने पे एज पर रिक्वायरमेंट उस कैल्शियम को वो रिलीज करता है मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, न्यूरॉन के सेल बॉडी में, ठीक है, डेंड्राइट्स में इत्यादि, ठीक है, निसिल ग्रेन्यूल्स आपने पढ़ा होगा, वो भी किससे डेराइव्ड होते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निसिल ग्रेन्यूल्स जो कि न्यूरॉन में पाए जाते हैं, न्यूरॉन के सेल बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा डेंड्राइट में पाए जाते हैं, राइट ना। कहाँ नहीं पाए जाते ये भी पूछा जाता है, तो एग्जाम में नहीं पाए जाते निसिल ग्रेन्यूल, ठीक है, तो वो यहाँ का टॉपिक नहीं है फिलहाल। तो ये जो निसिल ग्रेन्यूल्स है, दे आर एक्चुअली, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो भी क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। कभी जैसे पूछा जाए क्या होते हैं, तो RER आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, जो निसिल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताया। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो दीज आर एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल सेल्स, एंड व्हाट आर द निसिल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, तो दे आर फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यू कैन से, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है, दैट इज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बी कनेक्टेड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसे हम लोग सेल बनाते हैं ना बेटा, है ना, ये हमने जैसे कोई यहाँ तो बना हुआ है, तो ये तो बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर जो होता है, हमारा जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसको क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा सा, है ना। न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, मतलब न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होते हैं बेटा, एक अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड हो सकता है, जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। और अल्टीमेटली हो सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के जुड़ा हो और कहाँ पे पहुँच जाए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टच करे, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बी कनेक्टेड विथ आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ओपन एट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब पूरा आखिरी तक चला जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हैं आई थिंक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा क्या हुआ ना, स्लाइड प्रिपेयर तो हमने कर लिया, फिर उसको सेव नहीं किया, तो अब ये एज अ पिक्चर सेव हो गया, इसलिए हमको ये सारी दिक्कतें, अदरवाइज डायरेक्ट स्लाइड से पढ़ा देते, ठीक है। चलो ये एग्जिट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ओके।
अगला टॉपिक आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रासेल्युलर स्पेस इनटू लुमिनल, जो इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे ये मैं बता देता हूँ, और एक्स्ट्रा लुमिनल जो साइटोप्लाज्मिक सरफेस। देखिए बहुत सिंपल है ना। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक, आ जाइए भाई साहब आप, ये हम चले गए होम में एंड देन आ जाते हैं हम लोग इस पे। एक मैं छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक्चुअली थोड़ा लेक्चर बायो सेल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, तो ये है, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा पॉज कर लेते हैं इसको, अब सही है। ठीक है, देखिए तो जो ये तो आपको क्लियर न्यूक्लियस आपको क्लियर दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, और ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया वो सब छोड़ो, बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइटोप्लाज्म को दो सरफेस में डिवाइड करता है। ठीक है, दो सतह में डिवाइड करता है। एक वो सरफेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, ठीक है, उसको लुमिनल बोलते हैं। अब इसको जैसे आप कट करिएगा, है ना, तो इसके अंदर ये अब मेम्ब्रेन का तो पूरा नेटवर्क बना हुआ है, तो एक सरफेस जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसको क्या कहा जाता है, लुमिनल सरफेस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, जो इसके अंदर रहेगा, राइट, जो इसके अंदर होगा ये होगा लुमिनल। ठीक है, क्या होगा, लुमिनल। और दूसरा जो सरफेस होगा जो है ना साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, जो बाहर से आपको दिख रहा है, लाइक जैसे ये पूरा पोर्शन तो साइटोप्लाज्म ही है, जो बाहर से आपको दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा लुमिनल। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है, ये इसके अंदर की बात है। जैसे इसको कट करोगे ना तो ये जैसे अंदर वाला दिख रहा है ना पोर्शन, वो लुमिनल होगा, और जो बाहर है वो क्या कहलाता है बेटा, एक्स्ट्रा लुमिनल। आप कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक लुमिनल पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, और दूसरा एक्स्ट्रा लुमिनल पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर है, मतलब साइटोप्लाज्मिक सरफेस पे है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, क्योंकि आपको नोट्स भी प्रिपेयर करना है साथ ही साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग आ गए। ठीक है, हम सैमसंग कहाँ गया भैया, जिस पे हम आपको पढ़ा रहे थे वो सब स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव हो गया है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे, सब्जेक्ट और टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक हम लोग ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, इस पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड इंट्रासेलुलर स्पेस इनटू लुमिनल और एक्स्ट्रा लुमिनल, जो कि साइटोप्लाज्मिक सरफेस होता है। ठीक है, अब देखिए एंजाइम जो है दोनों सरफेस पे पाए जाते हैं, लुमिनल सरफेस पे भी एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, आप इधर चले जाइए भाई साहब, राइटिंग मोड ले लेता हूँ मैं इस पर। ठीक है, ओके, तो एंजाइम आपको लुमिनल सरफेस मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, और एंजाइम आपको एक्स्ट्रा लुमिनल सरफेस मतलब बाहर भी मिलेगा। एक एंजाइम इंपॉर्टेंट है जो है बेटा एक्स्ट्रा लुमिनल सरफेस पे पाया जाता है, दैट इज साइटोक्रोम P450। हालांकि यहाँ पे एक साइटोक्रोम P448 भी होता है। ठीक है, इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, आगे जब हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे ना तो ये एंजाइम आएगा, ये याद रखना आप लोग, साइटोक्रोम P450। इसका मेन जो काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो आगे हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन फंक्शन वाले पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेहतरीन कहाँ पे दिखाई देगा, जो बढ़िया डेवलप होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे कौन से सेल्स होंगे जहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा डेवलप होता है। तो देखिए जो भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, तो मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे बायोमोलिकुल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है, वहां पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अच्छा डेवलपमेंट मिलेगा। ठीक है, या ऐसे सेल्स जो कि प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में इन्वॉल्व हैं, जहां पे प्रोटीन बन रहा है और वो सेल प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में कर रहे हैं, एंजाइम के फॉर्म में कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा अच्छा डेवलप मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये देखें तो हमारा जैसे लीवर हो गया, ठीक है, हमारा जो ऑर्गन है लीवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, या फिर प्लाज्मा सेल हो गया। तो लीवर पैंक्रियास तो समझ गए, प्लाज्मा सेल बेटा एक्चुअली बी लिम्फोसाइट होते हैं। क्या होते हैं प्लाज्मा सेल? मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट होते हैं। ठीक है, राइट, और ये प्लाज्मा सेल ही एंटीबॉडी का सिक्रीशन करते हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये प्लाज्मा सेल में या बी लिम्फोसाइट में ही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छा डेवलप मिलेगा, राइट ना। अब कहाँ पे कम डेवलप होगा, तो ऐसे सेल
जिनमें कंटिन्यूअसली डिवीजन हो रहा है, लगातार विभाजन हो रहा है, मतलब वो सेल पूरी तरह से मैच्योर नहीं है, वो लगातार सिर्फ क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभेजोतकी ऊतक जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो प्लांट के मेरिस्टेम में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप रहेगा, प्रेजेंट तो रहेगा क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी यूकेरियोटिक सेल में होता है मैच्योर आरबीसी को छोड़कर। तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहेगा लेकिन इसका ये पूरी तरह से डेवलप नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स भी आपको क्लियर हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए पहले मुझे डबल एग्जिट करना पड़ेगा और स्लाइड आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, ये बहुत इजी है। 3 पार्ट्स होते हैं। एक नंबर 1 है सिस्टर्नी, ठीक है, जो कि पैरेलल इंटरकनेक्टेड सैक होते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी सेम गोल्जी बॉडी में भी आपको यही टर्म्स पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं बेटा ट्यूब्यूल्स, ठीक है, नलिका जैसे, ठीक है, ये ब्रांच नेटवर्क हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं बेटा वेसिकल्स, तो वेसिकल राउंडेड इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले वेसिकल्स, ठीक है, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। इसमें ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। कभी जैसे पूछा जाता है तो सिस्टर्नी जो होता है बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी ज़्यादा प्रेजेंट रहता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सिस्टर्नी और वेसिकल्स कैसा होता है तो हम लोग चले जाते हैं अपने होम पे डायरेक्ट एंड हम लोग चले जाते हैं सोर्स पे और फिर हम लोग बात करते हैं उसी लेक्चर का जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर। चलिए यहाँ पे देखिएगा, है ना। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ठीक है आपको। अच्छा, न्यूक्लियस पहले दिखाएगा। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं बेटा, मुझे सिर्फ एंडोप्लाज्मिक यस ये है ना। अभी मैं आप लोगों को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताऊंगा, ठीक है। तो ये जहाँ पे राइबोसोम अटैच हुए हैं, ठीक है, तो ये इस तरीके का, ठीक है, आपको वेसिकल्स और यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, क्लियरली। क्योंकि जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, नो डाउट मैंने बताया कि वो मॉडिफिकेशन के लिए आपको कहाँ चले जाता है, गोल्जी बॉडी में चले जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से क्लियर हो गया क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच है। जो आते जाते हैं वो मैं क्लियर कर जाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे प्रोटीन, लिपिड, है ना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो वहाँ पे लिपिड बनेगा, रफ में प्रोटीन बनता है और इस तरीके से वेसिकल बनता है, ठीक है। कहाँ पे दिख जा, ये है, ये वाला पॉइंट जो है, ये जो बन रहा है बेटा, ये जो है ना आपका, रुक जा भैया, अच्छा हाँ मिल गया, ये जो है, एक मिनट मुझे पेन लेना पड़ेगा, यहाँ से ले लेते हैं, चलिए, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चलो कोई बात नहीं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये है वेसिकल, ठीक है। तो इस तरीके से वेसिकल के फॉर्म में जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है वेसिकल के फॉर्म में निकलता है और ये गोल्जी बॉडी को चला जाता है, ठीक है। तो वापस हम लोग आ जाते हैं अपने, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं अपने होम पे और हमें फिर से चाहिए हमारा टॉपिक जो हमने रखा हुआ है, सैमसंग SD कार्ड एंड स्क्रीनशॉट, क्योंकि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ। कहाँ तक हो गया था, आई थिंक ये वाला हो गया था, ठीक है, ये हो गया था, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में 3 पार्ट मैंने बताया, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब टाइप की बात करते हैं तो बहुत सिंपल है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली आप लोग 2 टाइप पढ़ते हैं, लास्ट में मैं आपको तीसरा टाइप भी बताऊंगा, ठीक है। पहला जो टाइप कहलाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फर्स्ट जो टाइप है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लियर ऑल कर लो, ठीक है। पहला जो टाइप है वो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब डिफरेंस क्या होता है, पहले बात करेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो बहुत क्लियर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ये वो राइबोसोम है जिनका फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर हुआ है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे, सतह पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा हूँ और इसके सरफेस पे मैंने राइबोसोम बना दिया, ठीक है, तो उस केस में ये कहलाएगा बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अब देखिए अटैचमेंट की बात कर लेते हैं कि ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैसे जुड़े होते हैं। तो जो आपका राइबोसोम होता है ना, उसमें सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन SRP पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, वैसे आपने पढ़ा होगा यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का, साइटोप्लाज्म में 80S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये 80S जो होता है 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है, एक 60S
और एक होता है 40s, है ना। मैथमेटिक्स मत लगाइएगा कि 40 और 60 इक्वल टू 100, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन यूनिट या फिर स्वीडबर्ग कांस्टेंट है, स्वीडबर्ग यूनिट बोला जाता है इसको। एस मतलब सेडिमेंटेशन यूनिट या स्वीडबर्ग यूनिट ऐसा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि दो मैंने इसको यूनिट में डिवाइड किया, तो ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। अब लार्जर सब यूनिट में ये एसआरपी पाया जाता है, ठीक है। कभी अगर जैसे आपसे डीप क्वेश्चन पूछना होगा तो जो हमारा सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन है ये राइबोसोम के लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं यूकेरियोटिक सेल में 70s टाइप का भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पाए जाते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और एसआरपी रिसेप्टर जो होते हैं ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। जो एसआरपी रिसेप्टर हैं बेसिकली आपसे पूछा जाएगा राइबोफ्लोरीन, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से राइबोसोम किसके माध्यम से जुड़ा होता है, कौन से प्रोटीन के थ्रू जुड़ा होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आर अटैच विद द हेल्प ऑफ राइबोफ्लोरीन, आंसर करिएगा। आप ये याद रखिएगा, एसआरपी वगैरह पूछने के चांसेस कम ही हैं, ठीक है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि ज्यादा सिस्टर्नी होते हैं एज कंपेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर मैं तुलना करूं, कंपेयर करूं, तो यहाँ पे मुझे ज्यादा सिस्टर्नी दिखेंगे, ठीक है। अब इनका जो फंक्शन होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम अटैच है और राइबोसोम को ही हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इनका जो फंक्शन हो गया वो क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब प्रोटीन की जगह पॉलीपेप्टाइड दिया हो, एंजाइम दिया हो, पेप्टाइड दिया हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है, तो आप आंसर कर लीजिएगा। प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, पेप्टाइड सिंथेसिस, कुछ भी दिया हो, ऑल किस में होता है, हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये हमको होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना, राइट। तो नेक्स्ट है बेटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में अंतःप्रदर्व जालिका कहते हैं, वैसे आप लोग समझ ही जाएंगे। स्मूथ, ये चिकना या स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे आपको राइबोसोम नहीं मिलते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये स्मूथ अपीयर होता है, ठीक है। राइबोसोम एब्सेंट सो अपीयर स्मूथ, ठीक है। कंपैरेटिवली मोर ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, किसके कंपेयर में बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपेयर में, ठीक है। और इसका जो फंक्शन है, जो कार्य है, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया, लिपिड सिंथेसिस, नीट में ये पूछा गया था, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा जो स्टेरॉइडल नेचर के हार्मोन हैं, केमिकली जो स्टेरॉइड हैं लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऐसे टाइप के जो हार्मोन रहेंगे जो केमिकली स्टेरॉइड हैं, ठीक है, तो उसकी भी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। हम लोग सेल ऑर्गेनल की बात कर रहे हैं, डोंट कंफ्यूज विद द एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। उस ग्लैंड में भी तो सेल होंगे, उस सेल में भी तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए इसके अलावा विटामिन की भी सिंथेसिस यहाँ पे होती है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए तो आपका एक फंक्शन से काम चल गया, प्रोटीन सिंथेसिस, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए आपको एक से ज्यादा फंक्शन याद रखने होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड, स्टेरॉइड, विटामिन में भी ना बेटा, ठीक है, दो टाइप का आप लोग पढ़ते हो, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन पढ़ते हो और दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो बेसिकली यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन की सिंथेसिस होती है ए, डी, ई और के में से, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन पे, ठीक है। तो जो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्रग्स एटसेट्रा। डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो टॉक्सिक है, जहरीला है, उसके टॉक्सिसिटी को कम करना, ठीक है, उसके जहरीलेपन को या जहर को कम करना, ठीक है। भाई आप इंसान हो, कुछ चीज़ें ऐसी खाते हो, दवाइयाँ खाते हो, मेडिसिन वगैरह अलग अलग चीज़ें जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होती हैं। तो जो कुछ भी हम लोग खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले हमारे कौन से ऑर्गन में जाता है, वो है हमारा लिवर, ठीक है। सबसे पहले कहाँ जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन या हिपैटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से वो सब कुछ जो कुछ हम खाते हैं, चाहे वो माउथ से एब्जॉर्ब हो, चाहे स्टमक में एब्जॉर्ब हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं भी एब्जॉर्ब हो, एब्जॉर्ब होने के बाद अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सबसे पहले लिवर में जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन मतलब अगर कोई भी आपने टॉक्सिक सब्सटेंस खा लिया, कोई पॉइजनस टाइप का है, तो उसको डिटॉक्सिफाई किया जाएगा, उसके टॉक्सिसिटी को कम किया जाएगा, उसके जहरीलेपन को कम किया जाएगा, अच्छा, या फिर उसके जहरीलेपन को समाप्त भी किया जाएगा, टॉक्सिसिटी को समाप्त किया जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भाई डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है ना, तो कौन करता है बेटा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो सेल ऑर्गेनल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कौन सा ऑर्गन,
ठीक है, कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, तो आप आंसर करिएगा बेटा लीवर। समझ में आ रही बात, ठीक है, कौन सा ऑर्गन, आपके शरीर का कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो लीवर आंसर करिए, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कौन से सेल से डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कौन सी कोशिका, तो लीवर सेल आंसर करिए। लीवर सेल को हम लोग प्यार से बोलते हैं हिपैटोसाइट, मेनली हिपैटोसाइट, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि लीवर सेल में कौन डिटॉक्सिफिकेशन करता है, सेल ऑर्गेनेल कौन सा है, सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, तो आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर करिए। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब वो कौन सा एंजाइम है जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप एंजाइम भी नोट कर लिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया हुआ था साइटोक्रोम, ठीक है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होते हैं P450। तो देखिए डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ऑर्गन पूछता है तो लीवर आंसर करिए, सेल्स पूछता है तो लीवर सेल हेपेटोसाइट आंसर करिए, सेल ऑर्गेनेल पूछता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आंसर करिए, और कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, तो उस केस में आप आंसर करिए साइटोक्रोम P450। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डिटॉक्सिफिकेशन वाला हो जाएगा, मतलब टॉक्सिसिटी को कम करना। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको पूरा मैं क्लियर कर देता हूं और हम लोग इस पे आ जाते हैं और इसको स्लाइड कर देते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं, कि जो ये है हमारा लास्ट वाला होगा आई थिंक, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ब्रोकन पार्ट्स को, टूटे हुए पार्ट्स को, जैसे कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके टूटे फूटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं बेटा माइक्रोसोम, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड माइक्रोसोम, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा मैंने बताया था 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो हमने पढ़ लिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तीसरा टाइप भी होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या ठीक है TER बोलते हैं इसको, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐसा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें अभी राइबोसोम जुड़े नहीं हैं, ठीक है। तो सर इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें स्पॉट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें राइबोफोरिन प्रोटीन होता है, जहां पे फिक्स है कि जब भी न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम बनेगा तो ये आके इस मेम्ब्रेन से जुड़ेगा, इस जगह से जुड़ेगा, अभी जुड़ा नहीं है। तो ये ट्रांजिशनल फेज है, जैसे कि दिन और रात के बीच में एक ट्रांजिशन होता है दैट इज कॉल्ड शाम, ठीक है। तो शाम होती है ना, तो ट्रांजिशनल फेज है, लेकिन शाम होती है तो आप ये नहीं बोलोगे कि अब है ना दिन होने वाला है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, इट इज लाइक, है ना। तो वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी है बेटा, वहाँ पे राइबोफोरिन प्रोटीन प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहाँ से राइबोसोम जुड़ेगा। तो ये एक ट्रांजिशन फेज है, अपीयर स्मूथ है, कैसा बेटा, वो दिख स्मूथ रहा है क्योंकि अभी राइबोसोम नहीं जुड़े हैं, लेकिन उस जगह पे स्पॉट हैं जिस पे आके राइबोसोम जुड़ेंगे। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा कोई स्पॉट नहीं होते, ऐसा कोई प्रोटीन नहीं होता कि आके राइबोसोम उससे जुड़ सके। तो ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दोज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट राइबोसोम, ठीक है, जिसमें अभी फिलहाल राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ है। आई थिंक क्लियर हो गया आपका। अब नए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, ठीक है। न्यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्स फ्रॉम, एक तो पहले से उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो सेल में जो पहले से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे नए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कभी ऐसे पूछा जाएगा तो न्यूक्लियस के 2 मेम्ब्रेन में अंदर वाला मत आंसर करिएगा, बाहर वाला करिएगा, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर एनवेलोप से, ठीक है, न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, या फिर कोई भी ऑर्डिनरी बायो मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन सकता है, ठीक है, कोई भी ऑर्डिनरी अदर बायो मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार कोई बहुत, है ना, अलग से संरचना नहीं है, ये मेम्ब्रेन के नेटवर्क है बस, ठीक है, जो न्यूक्लियस के क्लोजली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है GERL का क्या है, ठीक है, GERL, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है GERL का गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइजेज। देखो पूरा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रिवाइज हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं, इसका फुल फॉर्म गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्रॉम विच लाइसोसोम अराइजेज, ठीक है।
मतलब ये है कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे गोल्जी बॉडी जुड़ा हुआ है और लाइसोसोम की उत्पत्ति होने वाली है। क्योंकि आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनेगा, मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी में जाएगा और मॉडिफाइड होकर एंजाइम बनेगा और वो एंजाइम कहाँ चला जाएगा बेटा, लाइसोसोम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। गोल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं हम लोग कि पैसेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन, यही तो मैं बता रहा था कि जो सेल सीक्रेट करता है या जो सेल में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है उसका पैसेज या रास्ता क्या है। तो बनेगा कहाँ पे बेटा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर जाएगा मॉडिफिकेशन के लिए गोल्जी बॉडी में और फिर जाएगा बेटा लाइसोसोम में। तो ये रास्ता है, पैसेज है सिक्रेटरी प्रोटीन का। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्जी बॉडी टू लाइसोसोम। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो हमारा बच गया। ठीक है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, एंड देन हम लोग जंप कर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मेन था आपको बताने का कि कैसे इसके फंक्शन एसोसिएटेड होते हैं वो हम लोग कर लेते हैं और हमारा ये क्लियर हो जाएगा। हमें चाहिए सोनी और लेक्चर बायो वीडियो। ठीक है, वॉइस मैंने नहीं रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिपिड और प्रोटीन सिंथेसाइज होने के बाद, ठीक है, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रुक जा भाई साहब, गोल्जी बॉडी में पहुंच गया डायरेक्ट, है ना, थोड़ा सा पीछे चलो। ठीक है, किस तरीके से ये प्रोटीन इत्यादि बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस से बाहर निकलेंगे, ये पोर्शन न्यूक्लियोलस है, यहाँ से राइबोसोम बन रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, न्यूक्लियोलस में किसका फॉर्मेशन होता है, राइबोसोम का, और न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो बाहर निकल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से क्या होते हैं बेटा, अटैच हो जाते हैं। तो ये जगह फिक्स है पहले से ही, ठीक है, कि वो जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच होंगे और उस केस में ये पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाएगा। उसके बाद फिर आपको मिलेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो कुछ भी यहाँ पे बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो इसको भी पार करते हुए ही जाएगा। ठीक है, जिसको हमने GERL में पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे थोड़ा सा जब आप बढ़ोगे तो आप देख सकते हो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला जहाँ पे प्रोटीन बनेगा और स्मूथ वाले में क्या बनेगा, आपका लिपिड बनेगा। तो वो सब प्रोटीन लिपिड है ना, मॉडिफिकेशन के लिए जाएगा बेटा गोल्जी बॉडी में। ठीक है राइट। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो से आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटेड टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे और अगला सेल ऑर्गन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, और उसकी शुरुआत भी हम लोग यहीं से करेंगे। दैट मीन्स कि जो कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने बनाया हुआ है, चाहे वो प्रोटीन हो, ठीक है, चाहे वो लिपिड हो, ठीक है, वो सबको वेसिकल्स के साथ हम लोग मॉडिफाई करने के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए लेकर जाएंगे कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में, और देखेंगे कि गोल्जी बॉडी में उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।